हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जेनेटिक्स से कुछ ऐसे एग्जाम्पल को जो कि एनसीईआरटी में तो गिवन है, बट ये बताया नहीं जाता है कि ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, किस डिवीजन में इसको रखा गया है ना। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो जेनेटिक्स का बोनस वीडियो होने वाला है। देखो, मेन टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो तो एनसीईआरटी में समझा दूंगा, बट जो मेन टेक्स्ट से थोड़ा हटके है, जो एनसीईआरटी से बाहर है, ठीक है, तो उसके लिए मैं ऐसे ही बोनस वीडियो बना दूंगा। तो बोनस वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जैसे कि वीडियो नंबर फर्स्ट मैंने बनाया था, उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैंने हाईलाइट किया था, बताया था, एक्सप्लेन किया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे जो एनसीईआरटी के बाहर थे। तो इस बोनस वीडियो में हम देखेंगे कि जीन इंटरेक्शन क्या होता है ना। जीन इंटरेक्शन क्या होता है, इसके अंदर कौन से कैटेगरीज आते हैं, उसके अंदर कौन से एग्जांपल्स होते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जीन इंटरेक्शन में देखो दो चीज़ें आती हैं, एक तो एलेलिक जिसे हम इंट्राजेनिक बोलते हैं, और एक नॉन एलेलिक जिसे हम इंटरजेनिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्लैश मिसिंग है। नॉन एलेलिक या इंटरजेनिक इंटरेक्शन या एलेलिक या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। तो इसके एग्जांपल्स जो है वो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल्स लिखूंगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, खुद ही आइडिया लग जाएगा कि कौन से एग्जांपल कहाँ पे है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा एनसीईआरटी को पहले मैंने एक्सप्लेन किया था मेरे प्रीवियस वीडियो में, आप देखेंगे तो, और इसके बेसिस पे मैं फिर आगे भी एक्सप्लेन कर दूँगा। बट ये जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि माइंड मैप एक सेट हो जाए कि हाँ, इसमें ये सारे कैटेगरीज थे, इसको इतने में बांटा गया था, तो इसको ही पढ़ते हैं, है ना। फिर हम देखते हैं कि एलेलिक और इंट्राजेनिक और नॉन एलेलिक और इंट्राजेनिक। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आते हैं। तो पहले देखेंगे एलेलिक और इंट्राजेनिक, ठीक है। इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने जो पढ़ा था एनसीईआरटी में, इसमें को डोमिनेंस ये भी पढ़ा था हमने एनसीईआरटी में। फिर इसमें मल्टीपल एलेलिज्म ये भी पढ़ा था एनसीईआरटी में। लीथल जीन ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, बट मैं इसको बताऊंगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा लीथल जीन को। फिर प्लियोट्रॉपिक जीन ये भी एनसीईआरटी, इसका भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है। वो हमें एग्जाम्पल देखना पड़ता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है ना। एनसीईआरटी में सारे के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बट उसमें बताया नहीं है कि हाँ एग्जैक्टली ये इसी कैटेगरी का है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उसको। फिर नॉन एलेलिक के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके पास कम्प्लीमेंट्री जीन, एनसीईआरटी में नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं एपिस्टेसिस और फिर सप्लीमेंट्री जीन। तो अगर किसी को एक्स्ट्रा जानना है ना, नीट की तैयारी कर रहा है, उसे जानना है, तो फिर ये वीडियो उसके लिए सफिशिएंट है। तो इस वीडियो को देखेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ते रहेंगे तो जेनेटिक्स काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो फिर देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एलेलिक और इंट्राजेनिक से। तो ये एलेलिक और इंट्राजेनिक, पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। तो हम देख सकते हैं कि फैक्टर्स और एलिल, ये तो एनसीईआरटी की डिस्कशन से क्लियर हो ही चुका था, और मैंने फर्स्ट वीडियो जो बनाया था उसमें पता चल ही गया था कि एलिल क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं। जीन में एक जीन में दो या दो से ज़्यादा भी एलिल हो सकते हैं। तो इसमें जो इंट्रैक्शन क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है कोऑर्डिनेशन। इस जीन के कोऑर्डिनेशन से कौन सा कैरेक्टर निकलेगा, ये होता है इंटरेक्शन। आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है, तो इसमें हम देखेंगे कि एलेलिक और इंट्राजेनिक जो है, इसमें एक मिनट, हाँ, इसमें एलील जो होंगे, ठीक है ना, इसमें जो एलील होंगे वो, एक मिनट, हाँ अब सही है। इसमें जो एलील होंगे वो सेम जीन के होंगे, ठीक है, सेम जीन का होना ज़रूरी है। इसमें जो एलील होंगे पहला, तो वो क्या होंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। आप भी कहीं पे अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख लें, एनसीईआरटी में ना लिखें, कहीं पे दूसरे पेज में लिख लें, फिर उसे एनसीईआरटी से अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एलील सेम जीन के होने चाहिए, है ना। और दूसरा जो पॉइंट है इसका, वो सेम लोकस पे होना चाहिए, सेम लोकेशन पे होना चाहिए, है ना। सेम लोकस में लिख देता हूँ, लोकेशन सेम है, ठीक है ना, सेम लोकस सेम पॉइंट पे होने चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलेलिक इंट्रैक्शन, है ना। तो इसका फील लाने के लिए हम ऐसे समझते हैं, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे हमने देखा था एनसीईआरटी में, हमने देखा था डॉग फ्लावर के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें लिया गया था कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके दो पेरेंट्स थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। तो इसमें आप देखेंगे ये जो कैपिटल आर है, या तो वो स्मॉल आर के साथ इंटरेक्ट करेगा या तो वो कैपिटल आर के साथ ही इंटरेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे कोई दूसरा जीन आता है, एज फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ पे कैपिटल जी और स्मॉल जी, तो ये इस जीन से इंटरेक्शन नहीं करेगा, है ना। ये इस जीन से इंटरेक्शन नहीं करेगा। ये जो कैपिटल आर है वो सिर्फ कैपिटल आर और स्मॉल आर से ही इंटरेक्शन करेगा, ठीक है, और दूसरे जीन का जो कैरेक्टर है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। समझ में आ गया ये क्या होता है एलेलिक और इंट्राजेनिक। अब देखते हैं हम आगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसका पहला एग्जांपल है ना। इसमें बहुत सारे आते हैं, जिसमें से पहला हम पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस बहुत हद तक पढ़ रखा है एनसीईआरटी से, तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है मैं यहाँ पे वही बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एनसीईआरटी जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसको आप देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका पहला एग्जाम्पल है वो है फ्लावर कलर
मैं थोड़ा थिन लिखता हूँ। हाँ, तो पहला एग्जांपल जो है वो है हमारा फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। ठीक है, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। तो अब देखेंगे ये मिराबिलिस जलापा जो है ये एक प्लांट है जिसको हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। 4 o'clock प्लांट, जिसे हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट हमने डॉग फ्लावर पे किया था वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम इसके साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब इसके साथ भी परफॉर्म हुआ था तो सेम ही रिजल्ट आए थे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो देखते हैं हम यहाँ पर क्या था, क्या एक्सपेरिमेंट किए गए थे, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैपिटल आर और कैपिटल आर लिया गया था और स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, ये जो था ये रेड के लिए था और ये जो था ये वाइट के लिए था, है ना। तो ये रेड के लिए और ये वाइट के लिए। जब इसकी प्रोजनी बनी तो इसने क्या शो किया, एक मिनट, हाँ, जब इसकी प्रोजनी बनी तो इसने शो किया कैपिटल आर स्मॉल आर। ये जो था ये था पिंक, है ना, ये था पिंक। तो यहाँ पे से हम क्या समझते हैं, देखो मेजर कंक्लूजन इसका क्या है कि यहाँ पर दोनों ही जीन के एलील प्रेजेंट है ना। रेड का भी प्रेजेंट है और वाइट का भी प्रेजेंट है। देखो रेड का भी प्रेजेंट है, वाइट का भी प्रेजेंट है, सही है। तो ये जो है अगर इसके साथ क्रॉस किया है हमने तो अगर ये मिलेंगे तो सारे के सारे जो 4 प्रोजेनी यहाँ पे 4 प्रोपोर्शन में प्रोजेनी बनेंगे वो सारे इसी जीनोटाइप के बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है फुली डोमिनेट नहीं करेगा। अगर फुली डोमिनेट करता तो ये रेड की जगह पे पिंक शो करता, है ना। ये रेड की जगह पिंक की जगह पे रेड शो करता, रेड, है ना। बट ये रेड नहीं शो किया रेड, और इसने जो कैरेक्टर दिखाया है वो है पिंक। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेड जो है वो इनकम्प्लीट रह गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी उसने दिखाई। तभी क्या हुआ, वो फुल्ली रेड नहीं शो कर पाया, उसने क्या शो किया, उसने पिंक शो किया। ठीक है, ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो एनसीईआरटी में मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस अच्छे से समझाया है, आप उसे जाकर देख लेंगे, जीनोटाइप फिनोटाइप सब कुछ। और इसकी जो दूसरा एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो अब जो एग्जाम्पल होगा मैं उसके बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत ही बताऊँगा क्योंकि पहला के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है, इसका दूसरा एग्जाम्पल है वो है फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर को क्या कहते हैं, एंटीरिनम मेजस। ठीक है, एंटीरिनम मेजस, ये क्या है, डॉग फ्लावर। तो ये डॉग फ्लावर पे देखा था हमने एनसीईआरटी में, तो इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो भी एक्सप्लेनेशन होता है वो मैच करता है इस मिराबिलिस जलापा से। ठीक है, तो फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे, है ना। इसी के एग्जांपल पे हम आगे देखेंगे, 2 एग्जांपल इसके और हैं। ये एनसीईआरटी से बाहर है, अगर आप चाहते हैं इसको याद करना तो आप याद कर सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे जिसका तीसरा एग्जांपल है वो है फेदर कलर इन एंडुलेशन फॉल, है ना। फेदर कलर इन एंडलूशियन फॉल। तो ये एक बर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें कौन से कैरेक्टर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें जो कैरेक्टर देखा गया था वो देखा गया था ब्लैक, इसमें जो कैरेक्टर देखा गया था वो देखा गया था ब्लैक कलर पे, ठीक है। और दूसरा जो था इसका कैरेक्टर वो देखा गया था वाइट कलर पे, है ना, वाइट कलर पे देखा गया था। और ये दोनों का जो प्रोजनी बन के आया था वो था हमारा ब्लू, ठीक है, ये था हमारा ब्लू। और जो ये ब्लैक है ये क्या रह गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, है ना, ये रह गया इनकम्प्लीट डोमिनेंट। अब हम बात करते हैं चौथे एग्जाम्पल की, यहाँ पर बात करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल जो है हमारा वो है साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन पी प्लांट। तो ये देख सकते हैं ये जो है हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, बट एक और कैरेक्टर के साथ मिक्स किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन पी, ठीक है, पी पे देखा गया था। इसमें 2 कैरेक्टर्स लिए गए थे, वो कौन कौन से कैरेक्टर थे, राउंड और रिंकल लिया गया था उसमें, ठीक है ना। यहाँ पर जो कैरेक्टर लिया गया था ये लिया गया था लार्ज और स्मॉल का, है ना, लार्ज जो कि डोमिनेंट था और स्मॉल जो कि रेसेसिव था, है ना। तो ये 2 कैरेक्टर को लिया गया था यहाँ पर, और इसका जो प्रोजनी वो कैरेक्टर शो करता है वो था इंटरमीडिएट साइज,
ठीक है, इंटरमीडिएट साइज़ का था, है ना। तो ये तो फुल्ली लार्ज, ये फुल्ली स्मॉल, बट ये जो था वो उन दोनों के बीच में, इसकी साइज़ जो थी वो उन दोनों के बीच की थी, है ना। तो इसे आप याद रखेंगे। ये जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये 4th नंबर एनसीईआरटी का है, और ये जो 2nd नंबर है वो भी एनसीईआरटी का, ठीक है। तो आप ये दोनों को तो अच्छे से याद रखेंगे ही रखेंगे, और अपने माइंड में ये दोनों को भी एक बार देख लेंगे, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा और फेदर कलर इन एंडुलेशन फॉल, ठीक है। अब कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस का क्या सीन है कि यहाँ पर जो है दोनों एलील है, अगर वो डोमिनेंट है तो वो दोनों ही अपने अपने कैरेक्टर्स को शो करेंगे सेपरेटली, ठीक है। वो दोनों ही अपने अपने कैरेक्टर्स को शो करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या देखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने ये देखा था कि वहाँ पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो अपने कैरेक्टर को पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पा रहा था। तो वो अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पा रहा था, कहाँ पे, हेटेरोजाइगस में। क्योंकि होमोजाइगस में दोनों ही डोमिनेंट अगर रहेंगे तो वहाँ पे दोनों ही, अगर 50% वो करता है तो 50% दूसरा वाला कर देगा, तो 50-50 करके वो 100% डोमिनेंट हो जाता है। बट अगर हेटेरोजाइगस है तो वहाँ पर वो 50% ही कर पाएगा, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो करेगा। तो अब हम कोडोमिनेंस के बारे में जहाँ तक बात करेंगे वो देखते हैं। कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, एबीओ ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे जो एनसीईआरटी में दी हुई नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं कोडोमिनेंस। तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है हमारा कोट कलर ऑफ कैटल, कोट कलर ऑफ कैटल, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं समझाऊंगा, उसके बाद सारे एग्जांपल मैं लिख दूंगा थोड़े थोड़े करके, उसके कैरेक्टर्स बस बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ पूरा आपको मिल जाएगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है मेरे वेबसाइट पे, आपको पूरा पीडीएफ इसका मिल जाएगा। तो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा वो सारे उसमें मिल जाएंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर जब हम बात करते हैं कोट कलर के बारे में, तो इसका जो कैरेक्टर है वो क्या था, एक लिया था ब्लैक, ब्लैक से ही बना देता हूँ, एक मिनट, ब्लैक कलर ही यूज़ करते हैं ना, चलो। एक लिया था ब्लैक, सॉरी ये तो ज़्यादा ही हो गया, हाँ ब्लैक, ठीक है। और एक था वाइट, तो वाइट तो मैं बना नहीं सकता, तो येलो से मैं दिखाता हूँ, है ना। क्रॉस किया था और था वाइट, ठीक है। तो ये ब्लैक और वाइट दो थे कलर। तो इसको जब क्रॉस किया गया तो जो प्रोजेनी आई वो था रोन कलर का, ठीक है, वो था रोन। ये कैसा होता है, ये धब्बेदार कलर होता है, ठीक है। तो दोनों का ही डोमिनेंसी दिख रहा था, ब्लैक भी वाइट भी हल्का सा, और दोनों का मिक्सचर जो था वो भी दिख रहा था, ठीक है। तो अब जीनोटाइप के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्लैक का जो जीनोटाइप था वो मान लो, सॉरी, हाँ तो ये जो, एक मिनट रुक जाना है ना, हाँ ब्लैक का जो था वो मान लो R1, और ये वाइट का जो था वो था R2, ठीक है। और जो प्रोजेनी इसने बनाई वो क्या था, वो था R1, ठीक है, दोनों का क्रॉस R1, तो यहाँ पे हमने देखने के लिए मिला रोन कलर, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, नोट लगा के लिख लेंगे कि इसमें भी ब्लेंडिंग शो नहीं होती। आप ऐसा सोचोगे कि रोन कलर था तो आगे वाले जनरेशन में भी रोन थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पेरेंटल कैरेक्टर आने का ये मतलब है कि ब्लेंडिंग नहीं हुई। तो अब देखते हैं यहाँ पे किसका पेरेंटल कैरेक्टर आया था। तो अगर इसको सेल्फिंग करा दिया गया, ठीक है, सेल्फिंग करा दिया गया अपने ही सिबलिंग के साथ, ठीक है, तो हमारे पास जो F2 जनरेशन था, F2 ये है F1, और हमारे पास जो F2 जनरेशन मिला वो था R1, और दो मिले थे R1, ठीक है, और एक मिला था R2, ठीक है। तो ये देखो यार, दो कैरेक्टर जो है हमारे पास वो क्या है, पेरेंटल कैरेक्टर है, ठीक है। और ये जो है हाइब्रिड है, जैसा कि हमने F1 में देखा था। तो ये जो कलर शो करेगा वो करेगा रोन, और ये कलर है जो ये है ब्लैक, और ये है वाइट, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हुई। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नो ब्लेंडिंग, ठीक है। इससे क्या हुई, ये ब्लेंडिंग नहीं हुई। ब्लेंडिंग अगर हो जाती तो ये सेपरेट नहीं हो पाते, सेग्रीगेट नहीं हो पाते, बट यहाँ पे सेग्रीगेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ब्लेंडिंग नहीं हुई है, ठीक है ना। अब हम इसे कुछ और एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हो गया कोट कलर ऑफ कैटल। तो अब जो दूसरे एग्जाम्पल हैं इसके वो है हमारे, एक मिनट, हाँ, तो इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप। देखो मैंने ABO नहीं लिखा है, ठीक है, उसमें डोमिनेंसी भी शो होती है, उसमें डोमिनेंसी शो होती है कैसे, अगर IA, एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखो, अगर IA और स्मॉल I, तो ये तो डोमिनेंस का केस हो गया ना, डोमिनेंसी का केस हो गया। और अगर
आई के साथ अगर हम लेते तो सिमिलर केस है, आई के साथ लेते तो हमारा सिमिलर केस है। बट अगर हमें कोडोमिनेंसी दिखाना है तो हम क्या लेंगे, आई ए और आई बी, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा कोडोमिनेंसी का केस होगा। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ आई ए एंड आई बी। तो इसे आपने देखा है वहाँ पे एनसीईआरटी में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ए बी ओ ब्लड ग्रुप में ए बी ब्लड ग्रुप जो होगा वहाँ पे कोडोमिनेंसी शो करेगा। वहाँ मैंने बताया भी था कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप में ए बी जो है वो कोडोमिनेंसी शो करेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दूसरा, मतलब अगला, ये जो है तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है कैरियर ऑफ सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। तो इसे जो है हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे अच्छे से, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वे में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने वहाँ पे पढ़ा नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि पहले अगर समझोगे तो देखो यार बहुत समझाना पड़ जाएगा, इसीलिए वहाँ पे ही हम समझाएंगे। तो अभी आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे। इसका जो एलील होता है वो होता है HPA और HBS। ये भी जो है ये कोडोमिनेंसी का पार्ट है ना। तो इसके एग्जांपल जो है वो 3 ही है, आप देख सकते हैं। और भी एग्जांपल हैं बट मेजर जो एग्जांपल है जो एग्जाम में आते हैं वो है ये सारे एग्जांपल। तो आप इसे देख लेंगे एक बार। जो एनसीईआरटी में हमारा गिवन है वो है AB ब्लड ग्रुप, ये हमारा एनसीईआरटी में गिवन है। बाकी ये जो 2 है ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। बाकी ये जो 1 है ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं मल्टीपल एलीलिज्म के बारे में, ठीक है। मल्टीपल एलील्स के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। तो मल्टीपल एलील में क्या होता है, यहाँ पे एक जीन के, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 जीन, सॉरी 1 जीन और मोर देन टू अलील, ठीक है, मोर देन 2 अलील। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, 2 एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल जो है हमने एनसीईआरटी में समझ लिया है, तो वो जो एग्जाम्पल है वो क्या है, पहला एग्जाम्पल जो है हमारा ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इसका जो फिनोटाइप है वो कैरी करने वाला जीनोटाइप कौन कौन सा है, एक तो है IA जो कि डोमिनेंट है, एक है IB ये भी डोमिनेंट है, सॉरी IB ये भी डोमिनेंट है, और एक है स्मॉल i जो ये रेसेसिव है, ठीक है। तो ये जो है 3 ये इसको एक्सप्रेस करते हैं ABO ब्लड ग्रुप में। ऊपर हमने पढ़ा था AB ब्लड ग्रुप और नीचे हम पढ़ रहे ABO ब्लड ग्रुप, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। और इसको मैंने एनसीईआरटी में फुली एक्सप्लेन किया है, तो अगर समझ नहीं आ रहा तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा वो है कोड कलर इन रैबिट, कोड कलर इन रैबिट, ठीक है। ये कोड कलर इन रैबिट, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इसका जो जीन है वो कितने एलील कंट्रोल करते हैं, 4, ठीक है, 4 एलील्स। समझ में आ गया, बस इतना ही जानना है, 4 एलील करते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है ये तो आने वाला है, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है। तो हम अब आगे बात करते हैं ना, चलो। तो अब देखते हैं हम लीथल जीन के बारे में, है ना। तो यहाँ पर पहले एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये होता है LETHAL, ठीक है। तो एडिट कर लेंगे, ये होता है LETHAL, लीथल जीन। तो लीथल जीन होता क्या है इसके बारे में अभी देखते हैं हम, है ना। तो पहले समझिए, कोई भी जीन अगर होमोजाइगस कंडीशन में लिथैलिटी शो करता है, मतलब अगर कोई प्रोजेनी अपने एम्ब्रियोनिकल स्टेज में ही मर जाएगा उसके होमोजाइगस होने से, तो वो जीन कहलाएगा लीथल जीन, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, अगर आप देखेंगे लीथल जीन जो है उसकी डिस्कवरी हुई थी कोड कलर ऑफ माइस में। 1 सेकेंड, कोड कलर ऑफ माइस, इसमें हुई थी इसकी डिस्कवरी। तो देखते पहले इसकी डिस्कवरी कैसे हुई इसमें। तो इसमें 2 कैरेक्टर को लिया गया था, एक येलो बॉडी कलर और एक ब्राउन बॉडी। तो येलो बॉडी और ब्राउन बॉडी, ठीक है ना। तो इसको लिया गया था। तो ये जो जीन, इसके जो जीन है वो है वाई जीन। तो इसके पास येलो बॉडी वाले के पास वाई जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है ना। ये भी जान लेंगे कि वाई जीन, एक मिनट यहाँ में लिख देता हूँ, वाई जीन, ठीक है। तो ये वाई जीन इसको कंट्रोल करता है। तो अब देखते हैं कि येलो बॉडी और ब्राउन बॉडी इनके पास कौन सा जीन था। तो जो हेट्रोजाइगस होते हैं वो होते हैं येलो वाले, और जो रेसेसिव होते हैं, मतलब होमोजाइगस रेसेसिव वाले, वो ब्राउन वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे अगर कि जो येलो बॉडी है
इसका जो एलील होगा वो होगा कैपिटल वाई, सॉरी यहाँ पर देखेंगे उसका होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये जो ब्राउन वाला होगा उसका होगा स्मॉल वाई, ठीक है ना। तो इसकी जब डिस्कवरी हुई थी तो क्रॉस कैसे हुआ था ये भी देखते हैं। तो पहले येलो वाले को क्रॉस कर दिया गया, यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई थे, क्रॉस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। तो जब इनका क्रॉस किया गया, देखेंगे यहाँ पे जब लीथैलिटी कौन शो कर रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे कि वाई वाला जो जीन है ना, वाई का जो जीन है ये लीथल होता है, ठीक है। बताएंगे कैसे। ये जो है ये येलो है, ये भी येलो है, दोनों येलो को अगर क्रॉस किया गया, यूनिट स्क्वायर के थ्रू समझेंगे, दोनों येलो को अगर क्रॉस किया गया तो जो हमारे पास प्रोजेनी बनेगी वो होगी कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये प्रोजेनी हमारे पास बन जाएगी। तो अब देखेंगे कि वाई वाला जो जीन है वो हमारा लीथल है, तो जब भी ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो एम्ब्रियोनिकल स्टेज में ही इसकी डेथ हो जाएगी। यानी कि हम मान के चल सकते हैं, मान के क्या चलेंगे, ये जो है ये रियलिटी है। तो ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट है येलो जीन के लिए वो एम्ब्रियोनिकल स्टेज में ही डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कौन सा प्रोजेनी, ये जिसमें ये जो है ये येलो शो होगा, इसका भी येलो और ये ब्राउन, है ना। तो येलो और ब्राउन में अगर रेशियो देखेंगे तो 2:1 का आएगा, 2 येलो और 1 ब्राउन। तो लिथैलिटी आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी कि जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, कोई भी अलील लीथल होता है वो अपने होमोजाइगस कंडीशन में होता है, या तो वो डोमिनेंट में हो सकता है या तो वो रेसेसिव में हो सकता है। जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था तो देखा गया कि ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसमें लिथैलिटी शो हो रही थी, ठीक है ना। अब हम देखेंगे प्लांट में, है ना। तो प्लांट में जब देखेंगे यहाँ पर, तो प्लांट में याद होगा आपको कि एंथ्रीलियम मेजस, इसका एग्जांपल डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन, इसका एग्जांपल हमने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ठीक है। तो वहाँ पे हमने रेफरेंस में लिया था फ्लावर कलर को, बट जब हम रेफरेंस में लेंगे लीफ कलर को तो हम देखेंगे यहाँ पे लिथैलिटी। तो स्नैपड्रैगन के पास यहाँ पे लिख देता हूँ, स्नैपड्रैगन लीफ कलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब कि इसके ये जो लीफ कलर है इसको जीन कंट्रोल कर रहा है। तो देखेंगे जीन के पास 2 अलील है, एक है कैपिटल जी और एक है स्मॉल जी, है ना। तो इसके पास 2 अलील होगा, एक कैपिटल जी यहाँ पर और एक स्मॉल जी, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये जो कैपिटल जी है ये क्या शो करता है और स्मॉल जी क्या शो करता है। ये कैपिटल जी गोल्डन कलर और ये जो स्मॉल जी है ये ग्रीन कलर, ठीक है, ये गोल्डन और ये ग्रीन कलर। और जब इसका क्रॉस किया गया, ठीक है ना, गोल्डन हेट्रोजाइगस को लेकर क्रॉस किया गया, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जो प्लांट का प्रोपोर्शन आया था, जैसे क्रॉस किया गया कैपिटल जी स्मॉल जी क्रॉस कैपिटल जी स्मॉल जी, तो यहाँ पे हम यूनिट स्क्वायर बना के समझेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वो आएगा कैपिटल जी, आप वो कर लेंगे गैमेट्स का अरेंजमेंट, और यहाँ पे आएगा कैपिटल जी स्मॉल जी, और यहाँ पे भी कैपिटल जी स्मॉल जी, और यहाँ पर स्मॉल जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो जीन है होमोजाइगस डोमिनेंट वाला ये लिथल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल जी जो है वो हमारा लीथल था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कैपिटल जी अगर होमोजाइगस कंडीशन में है तो ये एम्ब्रियोनिकल स्टेज में ही इसकी डेथ हो जाएगी, ये प्रोजेनी बर्थ ही नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बचा हुआ प्रोजेनी है वो ये गोल्डन कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि हेट्रोजाइगस अभी भी प्रेजेंट है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन अभी प्रेजेंट है, जिसके कारण गोल्डन कलर हमें दिखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये जो कैपिटल जी जीन है वो डोमिनेंट है और डोमिनेंट होमोजाइगस जो है वो लीथल है। मतलब कैपिटल जी जो है वो लीथल है, और अगर कैपिटल जी होमोजाइगस कंडीशन में है तो वो एम्ब्रियो डेथ कर जाएगा, अपने एम्ब्रियोनिकल स्टेज में ही ख़त्म हो जाएगा, वो प्रोजेनी आगे आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिथैलिटी क्लियर हो चुका है। अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में भी गिवन है। फर्स्ट एग्जांपल तो देखा हमने, सेकंड देखा, अब देखेंगे थर्ड एग्जांपल जो है ये है हीमोफीलिया। इसके जो जीन होते हैं वो होते हैं XH। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो ये एम्ब्रियोनिकल स्टेज में ही डेथ हो जाएगी इस प्रोजेनी की, ठीक है। यानी कि फीमेल जो है हमेशा कैरियर हो सकती है, बट
होमोजाइगस कंडीशन में नहीं हो सकती। अगर होमोजाइगस कंडीशन में होगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये होमोजाइगस कंडीशन है फीमेल की। अगर होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगी हीमोफीलिया में तो वो फीमेल आएगी ही नहीं, मतलब अपने जनरेशन में आएगी ही नहीं, वो पहले ही एम्ब्रियोनिकल स्टेज में ही उसकी डेथ हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि जब हम हीमोफीलिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलता है कि फीमेल जो होती है वो कैरियर होती है और मेल अफेक्टेड होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल, जीन ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिकल सेल एनीमिया। तो इसका जो लीथल जीन होगा वो होगा HBS और HBS। इस कंडीशन में ये जीन जो भी प्रोजेनी के पास होगा वो डेथ कर जाएगा, ठीक है ना। उसकी कंडीशन ये रहेगी, HBS जीन लीथल है। तो आई होप सो लीथल जीन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप अगर प्रीवियस मतलब ये वीडियो को फिर से आप देख सको तो आप देख कर समझ सकते हो। अब पढ़ते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है, ठीक है। कुछ पार्ट यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर देख लेते हैं ना, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर देख लेते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है। यहाँ पे प्लियोट्रॉपी में हम देखेंगे कि पहले मेन एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है। मेन एक्सपेरिमेंट में ये देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना। तो आप नोट्स में जहाँ पे भी लिखो आपके नीचे अगर स्पेस है तो आप वहाँ पे लिखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन का, वो देखेंगे ह्यूमन में। ह्यूमन की एक डिजीज़ है जो है फिनाइलकीटोनुरिया। तो ये डिजीज़ जो ह्यूमन में होती है, ये म्यूटेशन के कारण एक जीन में म्यूटेशन हो जाता है जो कि कोड करता है एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। ये मैं आगे बताता हूँ। इसमें क्या होता है प्लियोट्रॉपी जीन में, एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को शो करते हैं, ठीक है। एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स शो करते हैं। अभी देखेंगे कैसे। जैसे फिनाइलकीटोनुरिया जो कि ह्यूमन में होता है, ह्यूमन में होता है ना। तो यहाँ पे होता क्या है पहले देखेंगे, ठीक है। ये होता है काउस बाय सिंगल जीन म्यूटेशन, सिंगल जीन म्यूटेशन। ये सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण होता है। किस में म्यूटेशन होता है देखते हैं। एक जीन है जो कि किस एंजाइम को कोड करता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। मैं जब वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो मैं वहाँ पे ये सारी बातें बताऊँगा फिर से। तो वो जो म्यूटेशन है वो एक जीन में होता है जो जीन इस एंजाइम को कोड करता है, ठीक है। ये क्या है, ये एंजाइम, ये एक इस एंजाइम को कोड करता है। अब देखेंगे कि फिर क्या होगा कि अगर उसमें म्यूटेशन हो गया तो ये एंजाइम कोड नहीं हो पाएगा। तो जो डिजीज़ हो जाएगी वो हो जाएगी फिनाइलकीटोनुरिया, जिसके कारण फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस जो हमारे आएंगे उस ह्यूमन में, वो क्या होगा, फर्स्ट मेंटल रिटार्डेशन है ना। फिर जो सेकंड आएगा वो है रिडक्शन इन हेयर, फिर जो थर्ड है वो है स्किन पिगमेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें उस ह्यूमन में आएगी जिसको फिनाइलकीटोनुरिया होगा, ठीक है। तो ये देखो आप, एक जीन ने इतने सारे फिनोटाइप को चेंज किया। इसका मतलब यही तो है प्लियोट्रॉपिक जीन, जो एक जीन अगर कंट्रोल कर रहा है इतने सारे फिनोटाइपिक, मतलब एक से ज़्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को अगर कंट्रोल कर रहा है कोई जीन, तो उसे हम प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। तो अदर एग्जांपल इसका देख लेंगे, है ना। अदर एग्जांपल जो है वो फर्स्ट, ये भी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो ये भी एनसीईआरटी में पढ़ा है जब हम पढ़ रहे थे स्टार्च ग्रेन साइज ऑफ पी सीड। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था सीड शेप, है ना, सीड शेप और स्टार्च ग्रेन, सीड शेप और एंड
स्टार्च ग्रेन साइज, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है? बी जीन, बी जीन है ना, बी जीन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, बी एंड स्मॉल बी। ये एलील जो है ये दो एलील, बी जीन के दो एलील है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। ये बी जीन है और उसके जो है, यहीं पे मैंने बता दिया, आप समझ लेना। बी जीन के दो एलील होंगे, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक है। फिर अब देखते हैं, ये तो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा ही है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन करने वाला। अब जो लास्ट एग्जाम्पल है इसका, वो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये प्लियोट्रॉपिक का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया बहुत जगह पे आ चुका है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो इसके बारे में भी हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में भी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे और वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो प्लियोट्रॉपिक जीन हो चुका है समाप्त। इसके साथ साथ हमारा जो ये टॉपिक है एलेलिक इंटरेक्शन का, ये जो एलेलिक इंटरेक्शन का हमारा टॉपिक है, ये अब ख़त्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे नॉन एलेलिक और इंटरजेनिक इंटरेक्शन। तो ये जो जितना भी चीज़ मैंने लिखा है, ये सब आपको पीडीएफ नोट में नीचे लिंक में दे दूंगा, उसमें मिल जाएगा, है ना। तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आते हैं नॉन एलेलिक और इंटरजेनिक में। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री जीन, फिर हम पढ़ेंगे एपिस्टेसिस, फिर हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री जीन। तो शुरू करते हैं कम्प्लीमेंट्री जीन से। यहाँ पर हम पहले देखेंगे नॉन एलेलिक और इंटरजेनिक इंटरेक्शन क्या होता है। तो हमने एलेलिक इंटरेक्शन देख लिया था, वहाँ पर हमने देखा था कि जो एलेलिक पेयर होते हैं उसमें ही इंटरफेरेंस होता है। अब हम यहाँ देखेंगे जो नॉन एलेलिक पेयर होते हैं, जो दूसरे एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, फिर भी वो पहले वाले एक्सप्रेशन पे इंटरफेयर करते हैं, तो उसे हम नॉन एलेलिक या इंटरजेनिक इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे हमने मेंडल में क्या देखा था, हमने मेंडल के क्रॉस जो डायहाइब्रिड क्रॉस था, उसमें हमने देखा था कैपिटल आर जब इसके साथ होता है कैपिटल वाई, और हम क्रॉस जब इसका कराते हैं किसके साथ, स्मॉल आर और स्मॉल वाई के साथ, तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ये आर और वाई इंडिपेंडेंटली अपना अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई अपना अपना जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो दिखा सकते हैं। यहाँ से हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे भी बात की थी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही जीन को दूसरे जीन से एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर जब नॉन एलेलिक इंटरेक्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ये जो एलील है, इस जीन के एलील को अगर इंटरफेयर करेंगे, ये मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, पहले वाले का नहीं, अगर इंटरफेयर करेंगे तो हम उसकी स्टडी यहाँ पे करते हैं, ठीक है। वो देखना होता है कैसे वो इंटरफेयर करते हैं। तो हम अब यहाँ से शुरू करते हैं कि ये नॉन एलेलिक इंटरजेनिक इंटरेक्शन है क्या। तो ये है जब जब इंटरेक्शन अगर नॉन एलिल्स में होगा तो वो नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन होगा। ये क्या करेंगे, इट चेंजेस और मॉडिफाई अदर नॉन एलिलिक जीन। तो ये क्या करेंगे, या तो वो चेंज कर देंगे या तो उस जीन को मॉडिफाई करेंगे नॉन एलील में जो भी प्रेजेंट है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं कम्प्लीमेंट्री जीन, सॉरी यहाँ पे जेनिक हो गया है, यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री जीन, यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री, एक मिनट है ना, यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री जीन, तो ये हम पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि इसमें जो भी ग्रुप होगा, मतलब दो पेयर जो होंगे, टू पेयर्स मस्ट प्रेजेंट इन डोमिनेंट फॉर्म, ठीक है, मस्ट प्रेजेंट इन डोमिनेंट, दोनों जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब हम जो इसका एग्जांपल है वो देखते हैं। तो इसके एग्जांपल में हम देखेंगे, जो फर्स्ट एग्जांपल है इसका वो है कलर ऑफ फ्लावर। इसमें डायरेक्ट हम लिख देते हैं वन नहीं है, एक एग्जांपल हम देखेंगे, है ना। फ्लावर कलर इन, जो प्लांट हम लेंगे वो उसका नाम है लेथाइरस ओडोरेटस,
ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने लिया है फ्लावर कलर इन लेथाइरस ओडोरेटस। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जीन किसको एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर जो जीन नंबर फर्स्ट है वो है हमारा सी, तो ये कलर को एक्सप्रेस करेगा। और जो इसके साथ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन है वो है पी, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन है। तो मैं दूसरे कलर से कॉम्प्लीमेंट्री जीन बना देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री जीन है पी, ठीक है। और मैं पहले पेयर बना देता हूँ, फिर मैं समझा दूँगा। इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री जीन पी पी, हाँ। तो जब यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये देखेंगे कि ये जो सी है, अगर हमने क्या पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री जीन में, दोनों होने चाहिए डोमिनेंट में। तो अगर ये सी ये पी के साथ डोमिनेंट है तो ये जो फ्लावर कलर आएगा वो आएगा पर्पल, पर्पल कलर, ये आएगा पर्पल कलर। बट अगर ये सी डोमिनेंट है बट ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन है वो रेसेसिव है, वो डोमिनेंट नहीं है, तो यहाँ पर कलरलेस, यहाँ पर कलरलेस। और अगर ये सी जीन रेसेसिव फॉर्म में है बट ये पी जीन जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन है ये डोमिनेंट में है, तो भी ये कलरलेस, क्योंकि दोनों का डोमिनेंट होना साथ में ज़रूरी है, ये भी कलरलेस। फिर ये सी जीन अगर रेसेसिव फॉर्म में है, ये भी रेसेसिव फॉर्म है, तो ये भी जो प्रोजेनी होगी ये कलरलेस, कलरलेस फ्लावर, है ना। तो अब हम जब पुनेट स्क्वायर से इसके F2 जनरेशन पे देखते हैं तो हमें ये पुनेट स्क्वायर मिलता है। अब हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे ये F2 जनरेशन का, F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी हमें मिली थी वो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हमने क्रॉस किसका किया था और प्रोजेनी किसकी मिली थी। हमने क्रॉस किया था कैपिटल सी, कैपिटल कैपिटल पी को स्मॉल सी स्मॉल पी के साथ। इसके साथ जब हमने क्रॉस किया तो हमारे पास जो प्रोजेनी आई वो थी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये थी हमारी प्रोजेनी। तो ये जो पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, तो दोनों में से दोनों डोमिनेंट ही है। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप आएगा वो आएगा कलर्ड, यानी पर्पल कलर। जो फ्लावर होंगे वो होंगे पर्पल कलर के। तो अब जब हम देखते हैं इसके आगे, अगर ये तो बात हो गई F1 जनरेशन की, ये बात हो गई F1 जनरेशन की, और अब हम बात करते हैं F2 जनरेशन की। तो ये पुनेट स्क्वायर के थ्रू समझेंगे कि अगर दोनों के गैमेट्स निकाल के क्रॉस कर दिया गया तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देखेंगे दोनों ही डोमिनेंट फेज में, यानी कि कलर्ड, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे एक डोमिनेंट है और एक हेट्रोजाइगस, एक डोमिनेंट होमोजाइगस है और एक डोमिनेंट हेट्रोजाइगस है, फिर भी कलर्ड, क्योंकि दोनों में से एक, मतलब दोनों में से कोई एक अलील, दोनों के ही कोई एक अलील अगर डोमिनेंट फेज में है, या तो कैपिटल सी या तो कैपिटल सी और पी में कैपिटल पी, ये दोनों ही अगर डोमिनेंट में है तो फिर कलर्ड आएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कैपिटल सी है और एक दोनों कैपिटल पी है, तो डोमिनेंट है तो कलर। वैसे यहाँ पे कलर, यहाँ पे कलर यहाँ पे कलर्ड, यहाँ पे कलर्ड, सॉरी यहाँ पे कलर्ड नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर देखें यहाँ पर तो ये जो सी है ये तो डोमिनेंट है बट ये पी डोमिनेंट नहीं है, जिसके कारण ये जो फिनोटाइप है वो कलरलेस है, ठीक है। ये जो फिनोटाइप है वो कलरलेस है, बट यहाँ पर दोनों में से दोनों ही डोमिनेंट फेज में तो ये कलर्ड है, यहाँ पर एक डोमिनेंट फेज में तो ये कलरलेस है, यहाँ पर दोनों ही डोमिनेंट फेज में तो कलर्ड है, दोनों ही डोमिनेंट फेज में कलर्ड है, एक है डोमिनेंट फेज में तो ये कलरलेस है, ठीक है। और यहाँ पर एक है डोमिनेंट फेज में तो ये कलरलेस है, यहाँ पर दोनों ही डोमिनेंट फेज में तो ये कलर्ड है, यहाँ पर एक डोमिनेंट फेज में तो ये कलरलेस है, और यहाँ पर एक डोमिनेंट फेज में तो कलरलेस है, यहाँ दोनों ही रेसेसिव फॉर्म में तो ये कलरलेस है, ठीक है। तो जो कलरलेस है उसे मैं यहाँ पर वाइट कलर से दिखाता हूँ। तो ये कलरलेस है, 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 ये कलरलेस है ना, कोई छूटा तो नहीं छूटा। तो ये जो पार्ट है ये कलरलेस है और ये भी कलरलेस है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री जीन मीन्स पूरक, कम्प्लीमेंट्री मीन्स पूरक, अगर वो भी कैपिटल सी के साथ कैपिटल पी आ जाता है तो वो उसको पूरा कर देता है, ठीक है, उस जीन के एक्सप्रेशन को पूरा कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जीन फिर कलर्ड हो जाता है, वॉयलेट मतलब पर्पल कलर का वो एक्सप्रेशन शो करेगा, क्योंकि उसे पूरा करने के लिए दोनों को डोमिनेंट फेज में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो कम्प्लीमेंट्री तक की बातें हो गई। अब हम बात करते हैं एपिस्टेसिस के बारे में। तो एपिस्टेसिस क्या होती है ना, तो एपिस्टेसिस वो जीन होती है that type of gene which suppress the expression
ऑफ नॉन एलेलिक जीन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एपिस्टेसिस जीन क्या होती है, जो कि सप्रेस कर दे, किसी के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दे, है ना। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ये होता क्या है। तो पहले एक मिनट पहले देख लिया जाए कि एपिस्टेसिस जो होते हैं वो हमारे दो टाइप की होती है, ठीक है ना। एपिस्टेसिस जो हमारी होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो डोमिनेंट एंड रेसेसिव। और ये जो रेसेसिव एपिस्टेसिस है इसे हम सप्लीमेंट्री जीन भी कहते हैं। तो जब सप्लीमेंट्री जीन पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रेसेसिव एपिस्टेसिस, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे हम रेसेसिव एपिस्टेसिस। तो पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या क्या है। तो एक मिनट, हाँ, यहाँ पर हम जब देखेंगे तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश मीन्स कुकुरबिटा पीपो। फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश, जिसे हम क्या बोलते हैं, कुकुरबिटा पीपो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कुकुरबिटा पीपो। अब देखेंगे इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, वो वाई जीन, ये है डोमिनेंट एलील किसके लिए, येलो कलर के लिए, येलो कलर फ्रूट, ये येलो कलर फ्रूट के लिए। और जो स्मॉल वाई है ये रेसेसिव है, तो ये क्या दिखाएगा, ग्रीन कलर फ्रूट, है ना। अब देखो मेन जो जीन है वो है ये W, ये जीन जो है ये है एपिस्टेसिस जीन, एपिस्टेटिक जीन, है ना। ये है एपिस्टेटिक जीन जो कि सप्रेसेस किसको सप्रेस करेगा, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे इसको। इसी के क्रॉस को अगर लिया जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे क्रॉस ले रहे हैं, है ना। तो देखो अगर हम लेंगे वाइट कलर तो इसमें कैपिटल W और वाई। देखो यार यहाँ पर क्या है, ये जो एपिस्टेटिक जीन है अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में हो गया, है ना, अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में हो गया तो ये जो इसके आगे जो जीन है ये, इसका भी एक्सप्रेशन वो चेंज कर देगा, इसका भी एक्सप्रेशन वो चेंज करेगा। अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में हो गया यानी हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस डोमिनेंट भी है तो ये इसका एक्सप्रेशन चेंज कर देगा, बट रेसेसिव है तो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं देखो इसका क्रॉस करवाएंगे, है ना, इसका क्रॉस करवाते हैं, किसके साथ करवाएंगे, वाई। अब देखो इसमें क्या है, ये जो एपिस्टेटिक जीन है ना, ये रेसेसिव फॉर्म में, ठीक है। तो देखो मैं ये स्मॉल W है ना, तो ये जो एपिस्टेटिक जीन है ये रेसेसिव फॉर्म में, तो ये जो इसके कैरेक्टर को सप्रेस नहीं कर पाएगा, ये इसके कैरेक्टर को सप्रेस नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ये ग्रीन कलर शो करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा वाइट और ये ग्रीन, है ना। तो ये ग्रीन कलर को शो करेगा बट ये वाइट कलर को, बिकॉज ऑफ एपिस्टेटिक जीन। अब देखते हैं इसका जो प्रोजेनी होगा F1 जनरेशन में, ठीक है, वो आएगा कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y। अब देखो इसमें भी एपिस्टेटिक जीन जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में है, तो ये जो होगा ये प्रोजेनी ये वाइट कलर शो करेगा, है ना, ये वाइट कलर शो करेगा, ठीक है, क्योंकि एपिस्टेटिक जीन जो डोमिनेंट फॉर्म में है। ये F1 जनरेशन की बातें हो गई। अब हम F2 जनरेशन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ हम पुनेट स्क्वायर से समझने की कोशिश करेंगे। जीन बना लिया गया है और यहाँ पर देखेंगे जहाँ पे भी एपिस्टेटिक जीन डोमिनेंट है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस वाले पोर्शन में डोमिनेंट, इस वाले पोर्शन में डोमिनेंट, इस वाले पोर्शन में डोमिनेंट, और ये दोनों पोर्शन में रेसेसिव है, इस वाले पोर्शन में डोमिनेंट। यानी कि ये जो पोर्शन होगा पूरा का पूरा ये लाइन को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये लाइन को इफेक्ट ये कर रहा है, बट ये जो है ये भी पूरा लाइन को इफेक्ट कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर के जो भी होंगे, है ना, देखो यहाँ से ये भी लाइन इफेक्ट हो रहा है, ये भी लाइन इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो बचे हुए हमारे बचे हुए कौन से हैं, बचे हुए ये और ये। इसमें एपिस्टेटिक्स का कोई भी जो एपिस्टेटिक का कोई भी कैरेक्टर नहीं दिखेगा, यानी कि ये और ये बस यही है जो बिना एपिस्टेटिक्स के, बाकी सारे जो भी हैं वो वाइट ही वाइट है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एपिस्टेटिक जीन। तो ये याद रखेंगे, ये हो गया डोमिनेंट एपिस्टेटिक्स। अब हम पढ़ेंगे रेसेसिव एपिस्टेटिक्स क्या होता है। तो अब देखेंगे यहाँ पर जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन, है ना, इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे कोट कलर इन माइस, कोट कलर इन
माइस के कोड कर बोलेंगे, है ना। तो इसमें जो भी एलिल है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सी जो है कैपिटल सी, ये डिनोट करता है ब्लैक कोड कलर, है ना। और जो स्मॉल सी है वो डिनोट करता है एल्बिनो। ये एल्बिनो का मतलब क्या है? कलरलेस, है ना। अब हम देखते हैं इसके आगे। अब जो मेन चीज़ है वो है ए जीन जो हमारा होगा वो होगा सप्लीमेंट्री जीन। तो ये जो है हमारा, ये है सप्लीमेंट्री जीन, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम देखेंगे कि सप्लीमेंट्री, एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पर जो कैरेक्टर सप्लीमेंट्री के थ्रू आने वाला है उसको कोई मतलब नहीं। सप्लीमेंट्री जीन यहाँ पर जो सप्रेस करने के लिए आने वाला है उसको एक कैपिटल सी चाहिए। अगर कैपिटल सी नहीं मिलेगा तो वो कोई काम का नहीं रह जाएगा सप्लीमेंट्री जीन, है ना। चाहे वो डोमिनेंट फेज में हो या वो रिसेसिव फेज में हो। कहने का मतलब ये है कि अगर सी के साथ ए है डोमिनेंट फेज में, है ना, अगर सी के साथ ए है डोमिनेंट फेज में तभी ये इसके एक्सप्रेशन को चेंज कर पाएगा। और अगर स्मॉल सी के साथ कैपिटल ए भी हो गया ना तो इसके एक्सप्रेशन को चेंज नहीं कर पाएगा। समझ में आया? अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं पहले, तब और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्रॉस करवाते हैं कैपिटल सी स्मॉल ए क्रॉस स्मॉल सी कैपिटल ए। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि ये जो फिनोटाइप इसका दिखेगा, है ना, वो एपिस्टेसिस शो नहीं करेगा यहाँ पर, यानी कि कोई भी सप्लीमेंट्री जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। क्योंकि अगर हम बारीकी से देखें तो यहाँ पर स्मॉल सी है, तो ये तो ए जो है ये काम का नहीं है ना, ये ए काम का नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर ये कैपिटल सी होने के बावजूद ये जो है रेसेसिव फॉर्म में, है ना, डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर भी ये काम का नहीं है, ठीक है। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसका प्रोजेनी तैयार करते हैं। तो प्रोजेनी जो आने वाला है वो है F1 जनरेशन में कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। अब देखो यार, यहाँ पर जो आ गया है प्रोजेनी, अब इसमें देखेंगे फिनोटाइप क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एक कैपिटल सी उसके साथ कैपिटल ए, यानी कि ये एपिस्टेसिस यानी कि सप्लीमेंट्री जीन अब एक्टिव हो चुका है और ये बना देगा अगाउटी कलर बन जाएगा, है ना। ये तो F1 जनरेशन तक की बात हो गई। अब हम जब F2 जनरेशन में देखेंगे, इसको पूरे स्क्वायर से समझने की कोशिश करते हैं F2 जनरेशन को। तो देखो ये है F2 जनरेशन, इसमें जब भी हम देख रहे हैं तो ये एक कैपिटल सी, इसके साथ एक और कैपिटल सी, ये कैपिटल सी ये भी दिखा सकता है जब वो कैपिटल ए के साथ मिलेगा, और बाकी कोई नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो ये कैपिटल सी, ये जब कैपिटल ए के साथ मिलेगा तो ये दिखा सकता है ना, सप्लीमेंट्री के एक्सप्रेशन को। यहाँ पर देखते हैं आप कौन कौन सा है। देखो फर्स्ट तो ये है अगौटी, सेकेंड ये भी है क्योंकि इसमें एक सी जो है वो हमारा डोमिनेंट है, उसके साथ साथ ए भी डोमिनेंट है। यहाँ पर देखेंगे सी भी डोमिनेंट है, ए भी डोमिनेंट फॉर्म में। यहाँ पर देखेंगे सी डोमिनेंट है बट वो स्मॉल ए के फॉर्म में, मीन्स सप्लीमेंट्री जीन यहाँ पर अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेंगे, ये जो सी है ये ब्लैक होगा, ये यहाँ पर ब्लैक होगा फिनोटाइप, और ये जो है ये एल्बिनो होगा, एल्बिनो, है ना, ये एल्बिनो होगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये तो ब्लैक हो गया, ये जो हमारा कैपिटल सी है उसके साथ ये स्मॉल ए है, ये तो ब्लैक हो गया क्योंकि यहाँ पर सप्लीमेंट्री जीन एक्टिव नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ सप्लीमेंट्री जीन एक्टिव हो जाएगा क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म में है। यहाँ पर भी देखेंगे तो सप्लीमेंट्री जीन, 1 सेकेंड, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी सप्लीमेंट्री जीन एक्टिव है क्योंकि दोनों डोमिनेंट फॉर्म में। यहाँ पर सप्लीमेंट्री जीन एक्टिव नहीं है तो ब्लैक कलर, यहाँ पर सप्लीमेंट्री जीन एक्टिव है, यहाँ एक्टिव नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो एक्टिव है, यहाँ पर देखेंगे एक्टिव है, यहाँ पर देखेंगे एक्टिव है, यहाँ पर देखेंगे एक्टिव नहीं है, यहाँ पर देखेंगे एक्टिव नहीं है, यहाँ पर एक्टिव नहीं है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मेन कंक्लूजन क्या निकला कि दोनों को ही मतलब एक्टिव होने के लिए दोनों को ही क्या होना पड़ेगा, दोनों को ही डोमिनेंट फेज में होना पड़ेगा। सही है, दोनों को ही डोमिनेंट फेज में होना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि किसमें किसमें एपिस्टेसिस काम नहीं किया है। तो इसमें देखेंगे नहीं है, इसमें देखेंगे नहीं है ना, फिर इसमें देखेंगे नहीं है, इसमें देखेंगे नहीं है, इसमें देखेंगे नहीं है, इसमें देखेंगे नहीं है, इसमें देखेंगे नहीं है। तो ये सारे में एपिस्टेसिस शो नहीं हुआ, यानी कि सप्लीमेंट्री जीन इनएक्टिव में फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन यही निकलता है कि दोनों जब डोमिनेंट फॉर्म में होंगे तभी एपिस्टेसिस होगा किसका, आगे वाले जीन का, ठीक है। चाहे वो रेसेसिव फॉर्म में हो या डोमिनेंट फॉर्म में, मतलब चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आगे का जो भी जीन है अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में है तभी ये रेसेसिव एपिस्टेसिस काम करेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसको एक बार और रिवाइज़ कर लेंगे अपने तरीके से लिख के, और ये जो PDF है ये मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, ठीक है। तो काफ़ी आसानी से इसे हमने समझ लिया। अब इसे आप याद कर लेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो ये खुद याद हो जाएगा। उसके बाद अगर नए वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, अच्छा लगे तो लाइक कर दें,
और अगर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।